नमस्कार साथियों, पीसीएस गंगा ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग गवर्नर जनरल और वायसराय के संदर्भ में केनिंग से लेके रिप्पन तक के मध्य के सभी गवर्नर जनरल और वायसराय का अध्ययन करेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को टिक कर दें ताकि नए से नए वीडियो आपको रोज़ उपलब्ध होते रहें। हम लोग केनिंग से लेकर रिप्पन तक के सभी महत्वपूर्ण कार्य देखेंगे जो हमेशा परीक्षाओं में आते रहे हैं। आप लोग इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल पीसीएस गंगा के नाम से प्राप्त कर सकते हैं। क्लास यूट्यूब पे और इसकी पीडीएफ आपको पीसीएस गंगा नाम से टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। 1856 से लेके 1862 के मध्य केनिंग आता है, लॉर्ड केनिंग। लॉर्ड डलहौजी के पश्चात लॉर्ड केनिंग का आगमन होता है 1856 से लेकर 1862 तक। याद रखिएगा, लॉर्ड केनिंग आया तो जब था तो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल के रूप में आया था। लॉर्ड केनिंग जब भारत आया था तो वह कंपनी के तहत आया था और गवर्नर जनरल के रूप में आया था। 1857 की क्रांति होती है इसी के समय और उसके पश्चात शासन बदल जाता है। कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और ब्रिटिश क्राउन का शासन, मतलब ब्रिटिश राज्य के तहत राजा जो थे ब्रिटेन के, उनका शासन स्थापित हो जाता है। तो अब वायसराय हो जाता है, क्राउन का वायसराय के रूप में 1858 से लेकर 1862 तक। तो भारत का कंपनी के अधीन अंतिम गवर्नर जनरल था। याद रखिएगा, कंपनी के अधीन अंतिम गवर्नर जनरल था तथा भारत का पहला वायसराय था। कौन? लॉर्ड केनिंग। लॉर्ड केनिंग को याद रखिएगा, कंपनी के अधीन वह गवर्नर जनरल के रूप में आया और वह अंतिम गवर्नर जनरल था और ब्रिटिश क्राउन के अधीन वह भारत का पहला वायसराय था। ठीक। लॉर्ड केनिंग ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था। ब्रिटिश क्राउन के तहत नियुक्त प्रथम वायसराय था। इसी के समय 1857 की क्रांति होती है। याद रखिएगा, जब क्रांति होती है तो एक गवर्नर जनरल था, वायसराय नहीं था। क्रांति के पश्चात भारत शासन अधिनियम आता है, संवैधानिक और प्रशासनिक सुधार किए जाते हैं इसके तहत। अब भारत पर शासन का नियंत्रण ब्रिटिश सरकार के अधीन चला गया, ब्रिटिश राजशाही के अधीन, क्राउन के अधीन चला गया। लॉर्ड केनिंग के ही समय 1856 में नियम 15 के तहत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया जाता है। किसके समय? लॉर्ड केनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया जाता है, लॉर्ड केनिंग के समय। और इसके लिए सब भारत में प्रयास सबसे ज़्यादा किए थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर। विधवा पुनर्विवाह, विधवाओं की समस्याओं को लेकर सबसे ज़्यादा संघर्ष या विविध मंचों पे विचार प्रस्तुत किए थे सबसे ज़्यादा। कौन? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। इनके प्रयासों से ही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित होता है। आप लोगों को बताए थे कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय सती प्रथा समाप्त होता है 1829 में। तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रयास राजा राम मोहन राय करते हैं। राजा राम मोहन राय का सर्वाधिक प्रयास था सती प्रथा उन्मूलन के लिए। उसी तरह विधवाओं की समस्या के लेके विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कराने में ईश्वरचंद्र विद्यासागर का बहुत योगदान था। याद रखिए, धारा या नियम 15 के तहत इसे गैर कानूनी घोषित किया जाता है और विधवाओं को पुनर्विवाह करने का अधिकार दिया जाता है कि विधवाएं भी दोबारा या तिबारा विवाह कर सकते हैं अगर वो विधवा हैं तो। केनिंग के समय महालेखा परीक्षक का पद बनाया जाता है, सृजन किया जाता है और बाद में यही भारत का स्वतंत्र भारत में आज नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद है। यही पद आगे चल के प्रमोट हो गया और थोड़ा सा नाम जोड़ दिया गया। महालेखा परीक्षक था, अब नियंत्रक महालेखा परीक्षक नाम दे दिया गया। 1861 में भारत परिषद अधिनियम पारित हुआ। आप लोग कमेंट में बताइए कितने भारत परिषद अधिनियम पारित हुए थे, कितने भारत परिषद अधिनियम पारित हुए थे, इसकी संख्या हमको कमेंट बताइएगा। 1861 में
भारत परिषद अधिनियम पारित हुआ और इसी समय पोर्टफोलियो सिस्टम लागू किया गया। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो पोर्टफोलियो सिस्टम लॉर्ड कैनिंग के समय लागू किया गया। यह 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत लागू किया गया। महारानी विक्टोरिया द्वारा 1858 में व्यपगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को समाप्त कर दिया गया। इसे लागू किसने किया था? डलहौजी ने इसी के तहत कई राज्यों का ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन विलय किया था। 1860 में लॉर्ड मैकाले द्वारा इंडियन पेनल कोड IPC या भारतीय दंड संहिता पारित किया गया। 1 जनवरी 1861 को भारतीय दंड संहिता लागू हुई। भारतीय दंड संहिता का आज मोदी सरकार द्वारा नाम बदल दिया गया है। आप लोग इसको कमेंट बताइए कि नया नाम क्या है IPC का। IPC का इंडियन पेनल कोड या भारतीय दंड संहिता का नया नाम जो बदल के रखा गया है उसका नाम आप लोग कमेंट बताइए। तो इस तरह से देखें 1859 में क्या होता है? 1859 में इसी समय नागरिक विधि संहिता पारित होती है। 1861 में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC लागू होती है। कि इसी समय भारत में ब्रिटिश न्याय प्रणाली के तहत अपनाए गए कानून या बनाए गए कानूनों को भारत में लागू किया जाता है, जिसके तहत IPC, CRPC और नागरिक विधि संहिता लागू की जाती है। 1861 में लॉर्ड कैनिंग के समय इंडियन उच्च न्यायालय अधिनियम पारित होता है। याद रखिएगा 1861 में कैनिंग के समय इंडियन उच्च न्यायालय अधिनियम पारित होता है और जो इसे कालांतर में मुंबई, कोलकाता और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। 62 में चल के 62-63 में चल के मुंबई, कोलकाता, मद्रास सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लिए उत्तर प्रदेश के संदर्भ में याद रखिएगा 66 में होती है। 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। बंगाल में नील विद्रोह 1859 से 1860 के मध्य होता है, जिस समय गवर्नर वायसराय कौन था? कैनिंग के कार्यकाल में ही बंगाल का नील विद्रोह होता है। नील विद्रोह का वर्णन कहाँ मिलता है, किसकी किताब में? आप लोग इसको कमेंट करके बताइए। और एक चीज़, एक बार पूछा गया था कि 1857 की क्रांति के पश्चात कौन सा विद्रोह हुआ था? तो नील विद्रोह हुआ था। 1857 की क्रांति से पहले कौन सा विद्रोह हुआ था? तो संथाल विद्रोह हुआ था। याद रखिएगा दोनों, संथाल और नील, एक आगे होता है एक पीछे, ये दोनों पूछे गए हैं और 1857 की क्रांति के संदर्भ में घुमा के पूछा गया है। लॉर्ड कैनिंग ने सैनिकों को निःशुल्क डाक पत्र व्यवहार की सुविधा समाप्त कर दी। लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया? सैनिकों द्वारा निःशुल्क जो छूट मिली थी उन्हें पत्र व्यवहार करने के लिए डाक द्वारा, उसकी सीमा या सुविधा समाप्त कर दी। भारत में आर्थिक सुधारों के लिए लॉर्ड कैनिंग ने ब्रिटिश अर्थशास्त्री लॉर्ड विल्सन, ये पूछा गया है कई बार, लॉर्ड विल्सन को भारत बुलाया। विल्सन ने ही भारत में आयकर 500 रुपये से अधिक आय वाले व्यक्ति पर आयकर आरोपित किया था। तो भारत में आयकर का जन्मदाता किसे कहा जाता है? पूछा गया है, कभी अर्थशास्त्र में कभी इतिहास में। लॉर्ड विल्सन था। लॉर्ड विल्सन लॉर्ड कैनिंग के समय भारत आता है, ब्रिटिश अर्थशास्त्री था। यहाँ पे आके अध्ययन करके समाज का आर्थिक सामाजिक, और यहाँ पे 500 रुपये का मानक तय करके इससे अधिक आय वाले को आयकर देना चाहिए, सरकार उनसे आयकर लेने लगती है। 1861 में लॉर्ड कैनिंग पुलिस विभाग की स्थापना करती है। 1861 में कैनिंग द्वारा पुलिस विभाग का गठन किया जाता है। कैनिंग के समय 1859 में यूरोपीय सैनिकों द्वारा श्वेत विद्रोह होता है। श्वेत विद्रोह एक लॉर्ड क्लाइव के समय होता है, वहाँ भी दोहरा भत्ता समाप्त कर दिया जाता है, इसलिए होता है। एक कैनिंग के समय होता है, एक आगे पढ़ेंगे तो रिपन के समय होता है। रिपन के समय श्वेत विद्रोह जो होता है वो सामान्य नागरिक से लेके ब्रिटिश सभी अधिकारियों द्वारा भी होता है, क्योंकि वह इल्बर्ट बिल विवाद के संदर्भ में होता है। लेकिन
केनिंग के समय और क्लाइव के समय जो सोवियत विद्रोह होता है वो मुख्यतः सैनिकों द्वारा होता है। ब्रिटिश सैनिक होते हैं, भारतीय सैनिक उसमें नहीं होते। बजट प्रणाली या विभागीय प्रणाली या पोर्टफोलियो, इसी को कहते हैं। विभागीय प्रणाली को पोर्टफोलियो सिस्टम कहा जाता है। केनिंग के समय शुरुआत हुई। इम्पीरियल सिविल सर्विसेज, जिसे आज हम लोग प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज कहते हैं, पीएससी या पीसीएस कहते हैं, राज्य स्तर पे सिविल सेवा। तो इसका गठन या शुरुआत कब हुई? केनिंग के समय, इम्पीरियल सिविल सर्विस के नाम से। 1861 में हम लोग पढ़ते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की गई। इस समय वायसराय कौन था? केनिंग था। केनिंग के ही कार्यकाल में 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की गई। 1857 में केनिंग जब गवर्नर जनरल था तो उसी समय कोलकाता, मद्रास, मुंबई में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। केनिंग के समय कौन से काम हुए? 3 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। केनिंग के समय अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की गई। केनिंग ने बजट प्रणाली और पोर्टफोलियो सिस्टम या विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। तो इस तरह से केनिंग ने अनेक कार्य भारत में कराए। 1 नवंबर 1858 को ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र केनिंग ने पढ़ा था, याद रखिएगा। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जो आता है 1 नवंबर 1858 को, वह पढ़ता कौन है? लॉर्ड केनिंग। कहाँ पढ़ता है? इलाहाबाद या प्रयागराज में। इसी समय राजाओं को उत्तराधिकार के रूप में गोद लेने की प्रथा को पुनः बहाल कर दिया। गोद लेने की प्रथा को लॉर्ड डलहौजी ने बंद कर दिया था, जिसके तहत अनेक राज्यों को विलय कर लिया। बाद में जब 1857 की क्रांति होती है तो क्रांति में देखा जाता है कि कई ऐसे राजा थे जो इसी का विरोध करके संघर्ष किए थे, गोद लेने की प्रथा को। तो ब्रिटिश सत्ता ने क्या किया कि फिर पुनः इन राजाओं को गोद लेने की प्रथा को छूट दे दी। तो याद रखिए कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र लॉर्ड केनिंग ने पढ़ा, प्रयागराज में पढ़ा, और राजाओं को गोद लेने की प्रथा को पुनर्बहाल किया गया। केनिंग के समय भारतीय राजाओं को राय बहादुर या खान बहादुर की उपाधि दी जाने लगी। आप कई राजाओं के नाम पढ़ेंगे कि उनको उपाधियाँ दी गई थी, राय बहादुर या खान बहादुर की। तो यह लॉर्ड केनिंग के ही समय शुरू किया गया था। क्या किया गया था? राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि। लॉर्ड केनिंग ने बघाट और उदयपुर राज्य पुनः वापस कर दिए। तो ये दोनों विलय कब किए गए थे, ये कमेंट में बताइए। बघाट और उदयपुर का विलय किसने किया था? वर्ष बताइए, किस वर्ष किया था? तो केनिंग ने क्या किया? बघाट और उदयपुर को पुनः वापस कर दिया। अब उसके पश्चात आता है लॉर्ड एल्गिन प्रथम। लॉर्ड एल्गिन प्रथम 1862 से 63, 1 वर्ष के लिए। एल्गिन प्रथम के ही समय बहावी आंदोलन होता है। बहावी आंदोलन एल्गिन प्रथम के समय होता है। धर्मशाला जो आज हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ से लौटते समय बीमार पड़ने के कारण 1863 में इसकी शिमला में ही अचानक मृत्यु हो जाती है। तो लॉर्ड एल्गिन प्रथम की मृत्यु कहाँ होती है? शिमला में, भारत में। एल्गिन प्रथम के पश्चात कुछ 2 कार्यवाहक वायसराय आते हैं, एक रॉबर्ट नेपियर और एक सर विलियम टी डेनिसन। कौन? एक नेपियर थे और दूसरे थे डेनिसन। 2 कार्यवाहक वायसराय आते हैं 63 से 64 तक, 1 वर्ष के लिए। इसी समय 1862 में कोलकाता, मुंबई और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। बहावी आंदोलन का दमन किया जाता है इसी समय। तो याद रखिएगा कि कोलकाता, मुंबई, मद्रास उच्च न्यायालय की 1862 में स्थापना होती है। इसका एक्ट आया था लॉर्ड केनिंग के समय, स्थापना 1 साल बाद होती है। इसके पश्चात आता है सर जॉन लॉरेंस। 1864 से लेके 69 तक, 5 वर्षों तक लगभग रहता है। सर जॉन लॉरेंस 1864 से 1869 तक।
जॉन लॉरेंस 1857 का जब विद्रोह हो रहा था, ये पंजाब का गवर्नर था। याद रखिएगा, अगर पूछ ले तो 1857 की क्रांति के समय पंजाब का गवर्नर था, लेकिन 1864 में क्या बन के आता है? भारत का वायसराय। ठीक, इसे भारत का रक्षक की उपाधि दी गई है। सर जॉन लॉरेंस को भारत का रक्षक की उपाधि दी गई है। 1865 में भूटान पर आक्रमण करता है। 1866 में उड़ीसा, 1868-69 में राजपूताना बुंदेलखंड में भीषण अकाल पड़ती है। फलस्वरूप चेम्बरलिन हेनरी कैंपबेल आयोग का गठन होता है। ज़्यादा बड़ा नाम न देके अक्सर पूछा गया है कैंपबेल आयोग। तो किससे संबंधित था? अकाल से। किसके समय में गठित हुआ? जॉन लॉरेंस के समय। जॉन लॉरेंस के समय जब बुंदेलखंड क्षेत्र, राजपूताना, आपका उड़ीसा वाले क्षेत्र में अकाल आया, तो बाद में भीषण अकाल की जांच करने के लिए चेम्बरलिन हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग गठित किया गया। तो उस समय वायसराय कौन था? जॉन लॉरेंस। 1865 में भारत और यूरोप के मध्य प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू हुई। मतलब टेलीग्राफ से भारत और यूरोप के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान शुरू हो जाता है। क्या होता है? भारत से ब्रिटेन से लेके भारत और भारत से ब्रिटेन टेलीग्राफ लाइन शुरू की जाती है, समुद्री टेलीग्राफ लाइन। अफगानिस्तान के संदर्भ में जॉन लॉरेंस ने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसे शानदार चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति कहा जाता है। ये पूछा गया कई बार कि चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति का समर्थक कौन था या पालनकर्ता कौन था? तो जॉन लॉरेंस था। याद रखिएगा, जॉन लॉरेंस था चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति का समर्थक। 1863 में भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला स्थापित की जाती है। 1863 में दिल्ली के स्थान पे राजधानी कहाँ ले जाते हैं? बम्बई, कोलकाता से हटते हुए ठंडे प्रदेश में, कि गर्मी के दिनों में ठंडे प्रदेश में राजधानी शिमला स्थानांतरित करते हैं। 1866 में मैंने बताया इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। इसके पश्चात आता है लॉर्ड मेयो। ठीक, लॉर्ड मेयो 1869 से 72, 3 साल तक रहते हैं। 1872 से लेके 1869 से लेके 72 तक, 69 से 72 तक 3 वर्षों तक लगभग रहते हैं। लॉर्ड मेयो 1870 में केंद्रीय और प्रांतीय वित्त व्यवस्था के पृथक्करण की दिशा में कदम उठाया। क्या किया कि 1870 में केंद्र के और राज्य के वित्तीय संसाधनों के पृथक्करण मतलब बंटवारे की नीति अपनाई। लॉर्ड मेयो के समय भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण का गठन किया गया। लॉर्ड मेयो के समय भारतीय संस्कृति सर्वेक्षण का गठन किया गया। 1872 में कृषि विभाग और खनिज विभाग का गठन किया गया। क्या किया गया? 1872 में कृषि और खनिज विभाग का गठन किया गया। पंजाब में कूका आंदोलन लॉर्ड मेयो के समय होता है। 1872 में एक अफगान शेर अली ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर राजधानी के पास चाकू मारकर लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी। याद रखिएगा, कई बार पूछा है। 1872 में लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी जाती है। कहाँ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में। कौन करता है? एक अफगान शेर अली। ठीक, 1872 में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना होती है। हम लोग पढ़ते हैं जनगणना वाले चैप्टर में कि सर्वप्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली बार होती है। उसके पश्चात हर 10 वर्ष के पश्चात जनगणना होती चली जाती है, लेकिन 2021 में होनी थी, कोरोना की वजह से 2011 के पास जनगणना 2026-27 में कराई जा रही है। 1872 में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना संपन्न हुई लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत लॉर्ड मेयो ने की थी। वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति कौन अपनाता है? लॉर्ड मेयो। 1870 का राजद्रोह अधिनियम पारित किया जाता है। 1870 में राजद्रोह अधिनियम पारित किया जाता है बहावी आंदोलन से निपटने के लिए। बहावी आंदोलन जब बड़े स्तर पर विस्तारित होने लगा तो उससे निपटने के लिए 1870 में राजद्रोह अधिनियम पारित किया गया।
विकेंद्रीकरण की शुरुआत लॉर्ड मेयो ने की। प्रथम जनगणना 1872 लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में संपन्न हुई। भारतीय राजकुमारों के राजनीतिक प्रशिक्षण के लिए कठिनाइयों में राजकोट कॉलेज अजमेर में मेयो कॉलेज खोले गए। भारतीय राजकुमार जो रजवाड़े थे, उनके भाई राज्य थे, तो रजवाड़े उनके पुत्रों को पढ़ने अध्ययन करने के लिए दो अलग से कॉलेज स्थापित किए। एक कौन था? राजकोट कॉलेज, दूसरा था मेयो कॉलेज अजमेर में। एक राजकोट काठियावाड़ में था और मेयो था अजमेर में, आज भी है। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण और कृषि वाणिज्य विभाग की स्थापना की गई लॉर्ड मेयो के समय। रेलवे की शुरुआत, राज्य रेलवे की शुरुआत लॉर्ड मेयो के समय होती है। राज्य रेल सेवा की शुरुआत लॉर्ड किसके समय होती है? मेयो के समय में। मेयो के समय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1871 में होती है। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1871 में होती है। किसके समय में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। तो लॉर्ड मेयो के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना होती है। राज्य रेलवे की शुरुआत होती है। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण और कृषि वाणिज्य विभाग की स्थापना होती है। भारतीय राजकुमारों के अध्ययन के लिए राजकोट में राजकोट कॉलेज और अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई। वहाबी आंदोलन से निपटने के लिए 1870 में राजद्रोह अधिनियम बनाना पड़ा सरकार को। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड मेयो को भारतीय कृषि विभाग का पिता भी कहा जाता है। कुछ किताबों में मिलता है कि लॉर्ड मेयो ने किसानों के उद्धार के लिए काफ़ी काम किए, तो जिसकी वजह से भारतीय कृषि विभाग के पिता के रूप में जाना जाता है। लॉर्ड मेयो को क्या जाना जाता है? भारतीय कृषि विभाग के पितामह। अब इसके पश्चात, मेयो के पश्चात आता है लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 76। 1872 से लेकर 76 तक कौन प्रधानमंत्री रहता है? लॉर्ड नॉर्थब्रुक। और 1876 तक म्योर सेंट्रल कॉलेज जो आज इलाहाबाद में है, म्योर सेंट्रल कॉलेज का शिलान्यास 9 दिसंबर 1873 को वायसराय लॉर्ड ब्रुक द्वारा सर विलियम म्योर की उपस्थिति में किया गया, तो इसीलिए इसका नाम म्योर कॉलेज पड़ा। विलियम म्योर इसके उपस्थित कार्यक्रम के वो थे मुखिया। म्योर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद का शिलान्यास 9 दिसंबर 1873 को जब हो रहा था, तो उस समय वायसराय कौन था? नॉर्थ ब्रुक। 1875 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत भ्रमण होता है, भारत आते हैं। 1875 में बड़ौदा के राजा मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार और कुशासन के आरोप से पदच्युत किया जाता है। 1874 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ता है। याद रखिएगा, 1875 प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आक्रमण, 1874 बंगाल, बिहार, उड़ीसा में भयंकर अकाल। 1874 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा था। नॉर्थ ब्रुक द्वारा अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करने के कारण भारत से उसे 1876 में बुला लिया गया। 1876 में ही लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक को वापस बुला लिया जाता है। उस समय भारत में ज्योतिबा फुले 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। स्वेज नहर से व्यापार प्रारंभ होता है। इसी समय 1869 में स्वेज नहर से व्यापार प्रारंभ होता है। ब्रह्म मैरिज एक्ट 1872 लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के समय पारित होता है। ब्रह्म मैरिज एक्ट मतलब किसानों, पुरुषों की तुलना में महिलाओं को आयु संबंधी समस्याओं से ग्रसित होने से बचाना। तो ब्रह्म मैरिज एक्ट 1872 लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के समय पारित हुआ। स्वेज नहर इन्हीं के समय खोल दिया जाता है, व्यापार शुरू होता है। ज्योतिबा फुले द्वारा 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की जाती है। इस तरह आगे बढ़ते हैं। अब आ जाएंगे लॉर्ड लिट्टन।
कौन आ जाएगा? लॉर्ड लिट्टन, 1876 से 1880। सबसे ज़्यादा विवादित वायसरायों में लॉर्ड लिट्टन का भी नाम आता है। तो लॉर्ड लिट्टन की एक रचना है ओवन मेरिडिथ। ओवन मेरिडिथ लॉर्ड लिट्टन की एक रचना है। एडमिन लुटियंस, लुटियंस दिल्ली जिसे हम कहते हैं, तो एडमिन लुटियंस दिल्ली की नगर प्रणाली का विकास करते हैं। तो लुटियंस को दिल्ली लुटियंस कहते हैं। यह लिट्टन का दामाद था लुटियंस, और नई दिल्ली का निर्माण करता था। मुख्य निर्माणकर्ता कौन था? लुटियंस। और यह किसका दामाद था? लॉर्ड लिट्टन का। लॉर्ड लिट्टन को ब्रिटिश सरकार के हितों की रक्षा का सच्चा संरक्षक कहा जाता है। लॉर्ड लिट्टन को ब्रिटिश सरकार के हितों का सच्चा संरक्षक कहा जाता है, क्योंकि इसने ऐसे काम ही कुछ किए थे। लॉर्ड लिट्टन को भारत में ब्रिटिश सरकार के हितों का सच्चा संरक्षक कहा जाता है। लॉर्ड लिट्टन ने भारतीय राजाओं से नमक बनाने के अधिकार छीन लिए। याद रखिएगा, नमक आंदोलन हुआ था गांधी जी द्वारा। लॉर्ड लिट्टन ने भारतीय राजाओं से सिर्फ नमक अधिकार बनाने का अधिकार छीन लिया। मतलब अब छोटे मोटे जो व्यवसायी थे वो सब समाप्त होने लगे। नमक कर का लाभ बढ़ा दिया। टाइटल अधिनियम 1876 में लिट्टन के समय पारित हुआ, जिसके तहत महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई। 1 जनवरी 1877 को प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। 1800 तो नमक बनाने का अधिकार समाप्त करता है कौन? लॉर्ड लिट्टन। रॉयल टाइटल अधिनियम 1876 लिट्टन के समय पारित होता है, जिसके तहत महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी जाती है। कैसरे हिंद की उपाधि महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 प्रथम दिल्ली दरबार के आयोजन के समय। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री, गलत लिखा है, साम्राज्ञी, ज्ञा होगा, ग नहीं होगा, सामग्री। 1878 में भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया, जिसे मुंह बंद कर देने वाला अधिनियम कहा जाता है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के आक्रोश से गिरा वज्रपात बताया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को आकाश से गिरा हुआ वज्रपात कौन बताते हैं? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को आकाश से गिरा वज्रपात कौन कहते हैं? मालवीय। विशेषकर सोम प्रकाश समाचार पत्र पर नियंत्रण लगाने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। प्रेस एक्ट किस लिए आया था? तो सोम प्रकाश समाचार पत्र पर रोज, विशेषकर सोम प्रकाश के लिए लाया गया था। 1878 में शस्त्र अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत भारतीयों को हथियार रखने के अधिकार छीन लिए गए। भारतीयों से अधिकार रखने के अधिकार छीन लिए गए। शस्त्र अधिनियम हो गया। फिर 1878 में वैधानिक सिविल सेवा प्रारंभ की गई। वैधानिक सिविल सेवा का प्रारंभ 1878 में पारित होता है। 1876 से लेकर 1878 के बाद मुंबई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत भयंकर अकाल पड़ा, जिससे इसकी जांच के लिए सर रिचर्ड स्ट्रेची आयोग गठित किया गया। अकाल आयोग के नाम से रिचर्ड स्ट्रेची के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया। अफगानिस्तान के प्रति अग्रगामी फॉरवर्ड की नीति अनुपयोगी होगी। कार्यकुशलता की नीति आगे 1878 से 80 तक द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। 1878 से लेकर 1880 तक द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध होता है, जो गंडमक लिखा है, टाइपिंग गलत है, गंडमक ये शुद्ध होता है, गंडमक की संधि हुई। सिविल सेवा में भारतीयों
नहीं, सिविल सेवा में परीक्षा हेतु प्रवेश की आयु अधिकतम 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष करने का प्रावधान किया गया, परंतु लागू नहीं हुआ। लिट्टन ने इसे लागू कर दिया था। स्वतंत्र व्यापार नीति का समर्थक है, उसे आर्थिक सोचने की करने की नहीं थी। इसके पश्चात आता है लॉर्ड रिपन, 1880 से लेके 1884, 4 साल के लिए। कौन आता है? रिपन। इसी के समय 1883-84 में इल्बरबेट विवाद होता है। आपको बताया कि यह ऐसा विवाद था कि ब्रिटिश व्यक्ति और भारतीय व्यक्ति सभी को एक समान मानते हुए न्यायिक प्रणाली द्वारा न्याय देने का विचार था कि कोई भी न्यायाधीश किसी भी व्यक्ति से क्षेत्र और धर्म या वर्ग के आधार पर विभेद नहीं करेगा, जिसका विरोध बड़े पैमाने पर ब्रिटिश लोगों ने किया, जिसकी वजह से इस बिल को वापस लेना पड़ा या बिल पास ही नहीं हुआ। मैसूर के शाही घराने के उत्तराधिकार को मान्यता दी। रिपन स्थानीय सुशासन का जनक माना जाता है। रिपन को स्थानीय सुशासन का जनक माना जाता है। वर्ष 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिट्टन के समय जो पारित हुआ उसे समाप्त कर देता है। श्रमिकों के सुधार के लिए पहला कारखाना अधिनियम आता है 1881 में। 1881 में पहला कारखाना अधिनियम पारित होता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882 में निरस्त कर दिया जाता है। स्थानीय सुशासन का संकल्प वर्ष 1882 में पारित हुआ। स्थानीय सुशासन का सरकारी संकल्प कब पारित हुआ? 1882 में। भारत में पहली पूर्ण जनसंख्या जनगणना कब होती है? 1881 में। पहली बार 1872 में होती है, ठीक, मेयो के समय। दूसरी होती है 1881 में। 1881 में जब जनगणना होती है तो नियमित रूप 10 साल से प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि पहले 72 से लेकर 81 के बीच 9 साल का अंतर था। लेकिन उसके पश्चात 81 के पश्चात 91, 1901 ऐसे करके हर 10 वर्ष पे जनगणना का कार्य होता चला आया है। वर्तमान में कोरोना की वजह से 2021 की जनगणना 2026 और 27 में भारत सरकार द्वारा कराई जा रही है। हंटर आयोग 1882 में गठित करता है। किसके लिए? चार्ल्स वुड डिस्पैच शिक्षा सुधारों के मूल्यांकन के लिए या शिक्षा आयोग की अनुमति या नियुक्ति की गई। किसकी? हंटर आयोग की। हंटर आयोग 1882। 1882 में केंद्र की वित्त व्यवस्था का विभाजन होता है। केंद्र में वित्तीय व्यवस्था का विभाजन कब होता है? 1882 में। 1884 में रिपन त्यागपत्र देके चला जाता है। 1884 में रिपन त्यागपत्र देके वापस चला जाता है। अर्नाल्ड व्हाइट ने रिपन के संबंध में कहा है कि उसने भारत को खो जाने का द्वार खोल दिया है। अर्नाल्ड व्हाइट। कुछ अंग्रेजों ने रिपन को भारत में ब्रिटिश राज का शत्रु की उपमा दी है। कुछ ऐसे रूढ़िवादी ब्रिटिश नागरिक थे जिन्हें लगता था कि रिपन के उदारवादी कार्य भारत में गलत है, वह ब्रिटिश राज्य का शत्रु है। बंगाल में नगर पालिका अधिनियम 1884 लॉर्ड रिपन के समय पारित हुआ। मदन मोहन मालवीय लॉर्ड रिपन के संदर्भ में कहते हैं कि भारतीय वायसराय में सबसे अधिक महान और लोकप्रिय था लॉर्ड रिपन। यह कहना मदन मोहन मालवीय का था। सिर्फ रिपन का कहना कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, मेरे शब्दों से नहीं। मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, मेरे शब्दों से नहीं। यह किसका कथन था? तो रिपन का कथन था। इस तरह हम लोगों ने केनिंग से लेके उसके पश्चात के रिपन तक के सभी गवर्नर जनरलों का अध्ययन करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग रिपन के पश्चात डफरिन से लेके और आगे तक पढ़ेंगे, कर्जन तक।
तब तक के लिए नमस्कार साथियों। प्लीज़ आप लोग वीडियो पूरा देखा करिए। वीडियो देखने के पश्चात ही तो आपको पूरी जानकारी सही मिलेगी। आप 1 मिनट 2 मिनट देख के हट जाते हैं तो न तो पूरी सही जानकारी मिलती है, न तो चीज़ें क्लियर होती हैं। बाद में कहते हैं कुछ समझ में नहीं आया। तो याद रखिए, आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें।